गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग बीए फाइनल में फर्स्ट पेपर की अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से अटेंड कर रहे हैं। इस श्रृंखला में काफ़ी कुछ हम लोगों ने कर लिया है। थर्ड यूनिट में महाकाव्य किसे कहते हैं, खंड काव्य किसे कहते हैं, गीति काव्य किसे कहते हैं, मुक्तक किसे कहते हैं और इन सब की प्रवृत्तियाँ क्या क्या है, हम ये बातें कर चुके हैं। जो पहला चैप्टर है मैथिली शरण गुप्त, उनकी अलग अलग कविताएं पढ़ चुके हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर कर चुके हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट चैप्टर है नंद किशोर आचार्य, उनकी 5 कविताएं चलती हैं हमारे सिलेबस में, वो भी हमने कर ली। जयशंकर प्रसाद की कविता हमने की है, पेशोला की प्रतिध्वनि। मैं ये सब किस लिए बता रही हूँ, ताकि अगर भूलवश किसी और कारणवश वो वीडियोस अगर आप नहीं देख पाए हो तो मेरी ये बात सुनने के बाद में आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। आपके सिलेबस में वो सारे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो परीक्षोपयोगी हैं वो मैं पहले लेकर चल रही हूँ। और जब हम ऑफलाइन क्लासेस में मिलेंगे तो छोड़ कर पढ़ाना मेरी आदत में नहीं है, हम सारा कुछ ही साथ में करेंगे। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, नई कविता पढ़ेंगे। नई कविता के 2 अर्थ हैं, एक तो कविताओं की युग धारा में नई कविता, एक अलग प्रकार की कविता ही है। मैं जो अभी नई कविता बोल रही हूँ उसका मतलब है डिफरेंट। हम लोग दूसरे कवि की दूसरी कविता पढ़ेंगे। छायावाद के 4 आधार स्तंभ है, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी। उनमें से पंत की, सुमित्रा नंदन पंत की नौका विहार कविता आज हम पढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1977 में इनका देहांत हुआ था। प्रकृति के प्रेमी कवि है ये, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है इनको, हिंदी का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है इनको। उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा के जिस रमणीय प्राकृतिक परिवेश में इनका जन्म हुआ था उसके लिए आलोचक यहाँ तक कहते हैं कि चूंकि पंत की माता का देहांत बचपन में ही हो गया था, प्रकृति की गोद में पले हैं, तो प्रकृति का एक अलग वात्सल्य भरा रूप भी इन्होंने देखा है, कमनीय रूप भी देखा है, कामिनी का रूप भी देखा है। प्रकृति को लेकर इनकी इतनी तरह तरह की कविताएं हैं, लेकिन सुखद आश्चर्य है कि उसमें रिपीटेशंस नहीं है। आगे चलकर ये अलग अलग दर्शन से प्रभावित हुए, गांधी दर्शन से प्रभावित हुए, उसको गांधी काव्य लिखा है। अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए, पांडिचेरी में वहाँ पर भी इन्होंने टाइम बिताया। और कुछ कविताएं इनकी प्रगतिवादी काव्य की कविताएं कहलाती है, जिसमें ताजमहल और परिवर्तन कविता है। 1916 में गिरजे का घंटा कविता आई थी इनकी, वो संभवतः इनकी पहली कविता मानी जाती है। इसके अलावा उच्छ्वास, ग्रंथि, गुंजन इत्यादि इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। पल्लव इनका एक ऐसा काव्य संग्रह है जिसकी भूमिका 50 पेज की है, 50 पृष्ठों की। कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आता है कि पंत के काव्य में से कौन से काव्य संकलन की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वो पल्लव काव्य ग्रंथ है। और खास बात क्या उस भूमिका की, छायावाद पर आलोचकों ने विभिन्न प्रकार के आक्षेप लगाए। यहाँ तक कि रामचंद्र शुक्ल ने भी इनको विलायती स्वच्छंदतावाद का हिंदी संस्करण कहा। किसी ने कहा जो समझ में ना आए वो काव्य है। छायावादी कवि निराला के छंद के लिए रबड़ छंद, केचुआ छंद जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ। तो इन तमाम प्रश्नों का उत्तर, भाषाई प्रश्न और कंटेंट को लेकर, विषय वस्तु को लेकर, इन आक्षेपों का उत्तर पल्लव की भूमिका में पंत ने दिया है। इसके साथ ही कैसी भाषा काव्य के लिए जरूरी है, अलंकार विधान कैसा होना चाहिए, बिंब विधान कैसा होना चाहिए, ये भी पल्लव की भूमिका में पंत ने बड़ी खूबसूरती और बारीकी से बताया है। इनके चिदंबरा जो काव्य संकलन है उस पर इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था, साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ, और लोकायतन इनका महाकाव्य है।
कला और बूढ़ा चांद इनकी निबंध की किताब है, जिस पर इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। आज हम लोग इनकी कविता करेंगे नौका विहार। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि नौका विहार कविता का मतलब क्या है, इसमें क्या है। नौका विहार मतलब नौका में विहार, नौका में घूमना। अब नौका में आप कहाँ घूमते हैं? फर्श पर, मैदान में तो घूमते नहीं है। नौका पर आप नदी में घूमेंगे। तो एक चांदनी रात है, 10वीं की रात है, उसमें चांद तिर्यक होता है, टेढ़ा होता है। पूर्णिमा को पूरा चांद होता है, पूर्णिमा के पहले थोड़ा थोड़ा अलग अलग आकार में दिखता है चांद, कभी कटार जैसा, कभी तरबूज की फांक जैसा, कभी कटोरे जैसा। और इसमें 10वीं के चांद के सौंदर्य को देखा गया। और गर्मी का मौसम है, बहुत धूप, बहुत गर्मी से गंगा सिकुड़ गई है। नदी गंगा नदी है। गंगा नदी के किनारे जो रेत है उसका अलग से सौंदर्य चित्रण है। जैसे हम बिस्तर पे सोते हैं उस तरह रेत को बिस्तर माना गया और गंगा को स्त्री माना गया है, जो रेत रूपी बिस्तर पे लेटी हुई है। संपूर्ण कविता में रात्रि का सौंदर्य, नदी का सौंदर्य, चांद का सौंदर्य, रेत के सौंदर्य का चित्रण बहुत ही खूबी से किया गया है। और समाप्ति के पहले दार्शनिक भाव आ गया कवि में, संसार की नश्वरता को लेकर के और प्रकृति की शाश्वतता को लेकर के ये कविता समाप्त होती है। आज हम इसको लाइन वाइज शुरू करते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्सना धवल, अपलक अनंत नीरव भूतल, शैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। शांत स्निग्ध ज्योत्सना धवल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। वर्ण मैत्री के माहिर कवि है ये। एक शब्द की दूसरे शब्द से जो मित्रता होती है, एक शब्द के साथ दूसरा शब्द जब जचता है, सुंदर लगता है, उसको वर्ण मैत्री, शब्द मैत्री कहेंगे। एक एक शब्द जैसे मोतियों में पिरोकर इस कविता में उन्होंने रखा है, रिप्लेस नहीं किया जा सकता किसी भी शब्द को। तत्सम प्रधान भाषा है, अलंकारिक शैली है। और आप देखिए, शांत स्निग्ध ज्योत्सना धवल, ज्योत्सना चांदनी, धवल यानी जिसको आप धोली बोलते हो, धोला बोलते हो, सफेद, एकदम शांत स्निग्ध, आसमान शांत है, चारों तरफ चांदनी फैली हुई है, नरम वातावरण, उसमें अपलक अनंत नीरव भूतल। अपलक अनंत, ऊपर आसमान है जो अनंत है, जिसका अंत नहीं, वो अपलक धरती की तरफ निहार रहा है। जैसे छाता होता है, छाता हमारे ऊपर तना रहता है, वैसे ही कवि ने आकाश को ऐसी बड़ी छतरी माना है जिसके नीचे सारा भूमंडल दिखाई दे रहा है। भू पर वो अपलक, बिना बोले, बिना पलक झपकाए आसमान देख रहा है, नीचे भूतल है, धरती है। सैकत शैया पर दुग्ध धवल, सैकत यानी बालू रेत, बालू पर, रेत पर, दूध जैसी सफेद, तनवंगी गंगा, दुबली पतली गंगा। बाढ़ के टाइम में गंगा लहराती है, दुनिया भर के गांव डूबते हैं। अखबारों में, समाचार चैनल में हम देखते हैं गंगा खतरे के निशान से ऊपर। यहाँ पर इसके विपरीत है, यहाँ ये दुबली पतली जरा सी, ग्रीष्म विरल। ऐसा क्यों है? ग्रीष्म विरल, गर्मी से सिकुड़ गई है, गर्मी से पानी घाटों में किनारे की तरफ से हट गया है, बीच बीच में बचा है। तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख में दीपित मृदु कलतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। आहा, यही कहने का मन हुआ। जैसे तपस्वी एकदम आंखें मीच कर ध्यान मग्न स्थिर चित्त होकर बैठता है, ऐसे ही गंगा तापस बाला लग रही है, तपस्विनी लग रही है, एक बालिका, किशोरी तपस्विनी जो हिलडुल नहीं रही है। कहने का मतलब लहरों में उताल तरंगे नहीं उठ रही है, हलचल नहीं है नदी के पानी में, शांत है।
और जैसे आसमान का जो चांद है, शशिमुख में दीपित मृदु करतल, कोमल हथेलियों की तरह से दोनों तरफ लहरें हैं इसके, लहरें ऊपर कोमल कुंतल। आसमान के छाते की परछाई कह दीजिए, इसमें है लहरें ऊपर कोमल कुंतल। कोमल कुंतल, बाल, लटें, थोड़ी थोड़ी जो लहरें आ जा रही हैं, ऐसे लगता है कि गोरी गंगा पर बालों की लटें ऐसे उसके सौंदर्य को बढ़ा रही है। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरह सुंदर। आसमान की परछाई भी इसमें पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि गोरे अंगों पर सिहर सिहर, गंगा के गोरे अंगों पर आसमान की परछाई से वो लहरें ऐसी लग रही है। चंचल अंबर सा नीला अंबर, नीला आकाश, चंचल अंचल, हिलता डुलता आंचल लग रहा है। नीले आसमान की परछाई, ऐसा लग रहा है कि नीले रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा है जो हिल रहा है। चंचल अंचल, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। साड़ी पहनी हुई है जैसे गंगा ने, लहरों की साड़ी, और वो हम सोते हैं साड़ी पहन के तो मुचड़ जाती है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। शशि की रेशमी विभा से भर, चांद की खूबसूरत और स्निग्ध किरणों से वर्तुल मृदुल लहर, टेढ़ी गोल खूबसूरत लहरें गंगा पे ऐसी शोभायमान हो गई है मानो साड़ी सिकुड़ कर नायिका को द्विगुणित सौंदर्य प्रदान कर रही हो। ऐसे टाइम में चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। ऐसे में ये चांदनी रात के पहले पहर को हम नाव लेकर निकले, सत्वर यानी तुरंत। ऐसे में हम लोग कुछ दोस्त होंगे, संभवतः नाव लेकर निकले। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगा। सिकता की सस्मित सीपी पर, सिकता यानी बालू, रेत, और वहां है नदी के किनारे सीपियां, उनमें मोती की ज्योत्सना रही विचर, सीपियों में मोती की चमक विचर रही है। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, हमारी नौका लंगर उठा के पाल लगा के चल पड़ी। मोती की ज्योति और सीपी में पड़ रही है। ये पूरा जैसे हम मुंह खोल के हंसते हैं तो हमारे चेहरे को सीपी कह दिया जाता है, मुस्कान को उसका मोती कह दिया जाता है। कविताओं में हम अलग अलग इस तरीके की उपमाएं देखते हैं। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघुतरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। यह काव्यांश तो इनका अत्यंत प्रसिद्ध है, वर्ण मैत्री है इसमें, अक्षरों में दोस्ताना है। देखिए एक दूसरे से चिपक कर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघुतरणी हंसनी सी सुंदर, कैसे एक दूसरे के बिना जैसे अधूरे हो जाएंगे ये। और अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य तो है ही। तिर रही खोल पालों के पर, हंसनी सी सुंदर, उपमा अलंकार भी है और मानवीकरण भी। नौका हंसनी के जैसी सुंदर, अब हंसनी है तो पाल रूपी पंख खोलकर वो आगे चल रही है। निश्चल जल के सूचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांका का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न का सघन। अब देखिए कि जब जल शांत रहता है और आसपास इमारतें हो तो उनकी परछाइयां भी जल में पड़ती हैं। हलचल होगी तो परछाई हिलेगी। महल की परछाई है और पानी हिल गया तो ऐसे लगेगा कि महल हिल रहा है। तो निश्चल जल के सूची दर्पण पर, सूची दर्पण, पवित्र दर्पण, बिना दाग धब्बे का पानी, साफ पानी जहाँ है उसके लिए। रजत पुलिन, दूर से चांदनी के कारण किनारे चांदी जैसे चमक रहे हैं और उन किनारों की छाया नदी में पड़ रही है दोनों तरफ। और पास में काला काकर का राजभवन है, वो जल में चुपचाप सोया हुआ दिखता है। चुपचाप सोया हुआ इसलिए दिखता है कि
पानी में उसकी परछाई पड़ रही है और पानी में कोई हलचल नहीं है, तो ऐसा लगता है कि राजभवन भी रात में विश्राम कर रहा है। पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। जब हम नींद में होते हैं तो हमारी पलकों पर घने सपने भी आ जाते हैं। नौका में उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ की ओर छोर। अब नौका पानी में है, पानी हिलता है, नाव चलती है तो, और पानी में पड़ रही है आकाश के तारों की परछाई, चांद की परछाई, आकाश के बादलों का टुकड़ा वो दिख रहा है। तो जब नाव चलती है, पानी हिलता है, तो ऐसा लगता है आकाश का ओर छोर हिल गया हो। बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। हम कई बार देखते हैं नदी में और चांद और सूरज का प्रतिबिंब, कितना खूबसूरत लगता है। बिहार में एक त्यौहार होता है छठ पूजा का, उसका अलग धार्मिक महत्व है, लोगों को नॉस्टैल्जिया भी बहुत है। लेकिन जब सुबह सुबह का अर्घ्य दिया जाता है सूर्य को, तो उस समय उस पानी में जो सूरज की परछाई पड़ती है, मैंने जब उसको होश संभालने के बाद देखा था तो मुझे लगा था मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। एक सूरज आकाश में था, एक सूरज पानी में था। ऐसा यहाँ पर भी कवि को लग रहा है कि आकाश का ओर छोर हिल गया है। विस्फारित नैनों में निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। विस्फारित नैनों, हमारी कुछ चीज खो जाए तो हम कैसे आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं कहाँ है कहाँ है। ऐसे आसमान में तारे ज्यादा चमक रहे हैं, लग रहा है उन्होंने आंखें खोल रखी है और उनका कुछ खो गया हो। और एक तारा नहीं है, जैसे पुलिस पेट्रोलिंग करती है, मार्च करती है, वैसे तारों का भी दल है जो अपना खोया हुआ सामान पूरी मुस्तैदी से ढूंढ रहा है। अर्थात तारों की संख्या बहुत है और वो सब अपनी पूरी चमक बिखेर रहे हैं। और उससे क्या हो रहा था, ज्योतित कर नभ का अंतस्थ, आकाश का सीना वो रोशन कर रहे थे अपने बहुत अधिक प्रकाश से। जिनके लघु दीपों का चंचल अंचल की ओट किए अविरल फिरती लहर लुक छिप पल पल। अब उन आकाश के तारों की परछाई नदी में पड़ती थी, नदी में नाव चलने से लहरें उठ रही हैं, तो ऐसे लगता है कि छोटे छोटे दीपक चल रहे हो जिनको नदी ने अपने आंचल की ओट में छुपा रखा हो। सामने शुक्र की छवि झिलमल पैरती परी सी जल में कल। सामने शुक्र तारे की छवि झिलमला रही थी, वो परी सी जल में कल। कल का मतलब टुमारो या यस्टरडे नहीं, कल का मतलब यहाँ सुंदर। शुक्र तारे की छवि झलमल झलमल पड़ रही थी। रुपहले कचों में हो ओझल। शुक्र तारे की झलक नदी की लहरों में ऐसा लग रहा था सुनहरे बालों में ओझल हो रही है, क्योंकि नदी का पानी चांद की चांदनी से सुंदर लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक, लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। ऊपर आसमान में जो दशमी का चांद है वो तिर्यक होता है, टेढ़ा होता है, वो लहरों में एक बार दिखता है एक बार छुपता है। तो इसकी तुलना किससे की है, मुग्धा नायिका से। मुग्धा नायिका के अनेक भेद है, बड़ा गलीज सा है वैसे तो ये चित्रण नायिका भेद, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन पाठ्यक्रम की सुविधा के लिए बता सकते हैं कि सेकेंड ईयर में नायक भेद नायिका भेद चलते हैं। उसमें स्त्रियों की और कोई प्रजातियां ही नहीं है। पति बाहर गया हुआ है तो प्रोसित पति के या प्रेमी के इंतजार में विरह में है तो विरहोत्कंठिता, पति से झगड़ा हो गया हो खंडिता नायिका, शुक्लाभिसारिका, कृष्णाभिसारिका, चांदनी रात में मिलने जाती है तो कृष्णाभिसारिका, अंधेरे में मिलने जाती है कृष्णाभिसारिका, चांदनी रात में मिलने जाती है शुक्लाभिसारिका। स्व किया पर किया सामान्य, उसी में नवोढ़ा और मुग्धा भी है। मुग्धा ऐसी नायिका है जिसको अपनी युवावस्था और अपने सौंदर्य का घमंड है, गुमान है, आभास है, और वो अदाएं बिखेरती है। एक बार पल्लू हटाएगी, एक बार लगाएगी, एक बार घूंघट लगाएगी, नायक को मोह लेने वाला काम करना। तो चांद इतनी अदाएं बिखेर रहा है, इतना मन मोह रहा है कि यूं लग रहा है कि चांद तो आज मुग्धा नायिका हो गया है। आज हम लोग इतना ही करेंगे, इसका बचा हुआ हिस्सा हम कल करेंगे। आज आप लोग इसको सुनिए दोबारा तिबारा, अर्थ ग्रहण करने में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे नंबर हैं ही
फिर से बात कर सकते हैं, हम फिर से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो नौका विहार कविता के एक अंश को आज हमने पढ़ा है, इसको दोबारा पढ़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।